नमस्कार फ्रेंड्स। कक्षा 10 के मैथमेटिक्स का दूसरा मॉडल पेपर हम शुरू कर रहे हैं, जिसका पार्ट ए हम पहले कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम पार्ट ए कर चुके हैं। यदि आपने इसकी वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप जो है इस वीडियो को, इससे पहले वाले जो पार्ट ए का वीडियो है उसको वॉच कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट अब हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए और आपको इंतजार ना करना पड़े कि पता नहीं अगली वीडियो कब आएगी। तो जैसे ही आप इधर से वीडियो अपलोड होगी, उधर से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप तुरंत उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट बी की बात करते हैं हम। पार्ट बी में प्रश्न 3 तक हो गया था, अब चौथा प्रश्न है ये। प्रश्न पढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ये आपको बतानी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य और अभाज्य संख्याओं में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। देखिए, भाज्य संख्याएं तो वो होती हैं जिनमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता हो, बशर्ते एक और स्वयं को छोड़कर। यानी कि वह संख्या जिसमें एक और खुद को छोड़ करके उस किसी तीसरी संख्या का भी भाग जाता हो। इसका मतलब, या यूं दूसरे शब्दों में, हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो ये कहेंगे कि ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। इसके विपरीत आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जिसका या तो गुणनखंड 1 होगा या स्वयं, यानी कि उस संख्या में या तो 1 का भाग जाएगा या फिर खुद का भाग जाएगा, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये 2 संख्याएं दे रखी हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं, ऐसा हमको बताना है। देखिए, सबसे पहली संख्या को लेके चलते हैं। संख्या हमारी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। चलिए, इसको यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पे ये 2 पद हैं। देखो, प्लस के साथ 2 पद अलग अलग हो रहे हैं। 13 जो दोनों पदों में है, तो इस 13 को निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 7 गुणा 11 और इधर बचेगा प्लस का 1। देखिए, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो पूरी संख्या है, ये 2 पदों का गुणनफल है, 13 का और 7 गुणा 11 यानी 77 प्लस 1 यानी 78 का। यानी कि अगर हम कहें तो 13 गुणा 78 जो है ये संख्या बनती है, तो इस संख्या में 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि इस संख्या का एक गुणनखंड जो है वो 13 होगा। इसका मतलब यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर जो है, इसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर भी प्लस के साथ 2 पद जुड़े हुए हैं। एक तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और दूसरा है 5। प्लस में आगे सेकंड जो पद है वो 5 है। तो दोनों पदों में 5 5, यदि इस 5 को हम कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा अंदर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में क्या बचेगा, प्लस में बचेगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी संख्या होगी वो कुछ भी हो सकती है। वो जो संख्या है वो 5 का एक गुणज है, 5 का एक गुणज है, या यूं कहें कि इस पूरी संख्या में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि 5 का इसमें पूरा पूरा भाग जा सकता है। और जब किसी संख्या में खुद और एक के अलावा किसी संख्या का भाग जाता हो तो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अतः ये जो दोनों संख्याएं हैं ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। ये पहला बहुपद दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 3 और दूसरा बहुपद है 2 टी की पावर 4 प्लस 3 टी की पावर 3 प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 9 माइनस 12। हमें इसमें भाग देना, चलो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये भाग दिया हमने। सबसे पहले किस प्रकार से भाग देना होता है, जो ये भाजक, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य और यहाँ आएगा भागफल और नीचे बचेगा शेषफल। तो सबसे पहले हम भाज्य का पहला पद उठाते हैं जो कि है 2 टी की पावर 4 और इसमें भाजक के पहले पद का भाग देते हैं टी स्क्वायर का।
तो हमारे पास मिलता है 2t²। इस 2t² से इस पूरे को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। करो, 2t² को t² से मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा 2t⁴ माइनस 2 तिया 6t²। अब देखिए घटा देते हैं, यहाँ से घटाया है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये 2t⁴ से 2t⁴ कैंसिल। इधर देखो t⁴ हमको यहाँ पे मिल नहीं रही है, तो हम इस ऊपर वाले t⁴ को उतार लेते हैं यहाँ पे t⁴, ये माइनस के 2t², ये प्लस के 6t², तो कितना बचेंगे, प्लस के 4t²। आगे का भी पूरा उतार लेते हैं, 9t - 12। अब देखिए, अब वापस इस पहले पद में t² का भाग देंगे, ये पहला पद है 3t³ अपॉन t² का भाग देंगे तो भागफल क्या आता है, 3t भागफल आता है। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं, 2t² प्लस का 3t का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर से, तो 3t³ प्लस 3 और माइनस 3 मल्टीप्लाई होकर के -9t घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस, t³ में से t³ लेस किया, 3 में से 3 0। यहाँ पे t⁴ वाला पद नहीं है, तो ये 4t⁴ यहाँ लिख लेंगे। इधर माइनस के 9t और इधर प्लस के 9t, तो ये भी कैंसिल, और इधर बचेगा माइनस के 12। अब वापस से इसमें 4t² में भाग देंगे t² का, तो भाग जाएगा 4 बार, यानी कि प्लस के 4 गुणा करेंगे इसको 4t², 4 को -3 से गुणा करेंगे तो -12, घटाएंगे ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, आंसर शेषफल बचेगा 0। जब भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, तो इसका मतलब ये जो भाजक है ये इस भाज्य का एक गुणनखंड है। तो जांच करना था कि क्या ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वास्तव में इसका एक गुणनखंड है। नेक्स्ट प्रश्न, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y - 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिससे कि y = mx + 3 हो। m का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। 2x + 3y, देखिए इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। 2x + 3y = 11 और इधर है 2x प्लस यहाँ है 2x - 4y = -24, ये 11 है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 2x और 2x दोनों समान गुणांक है x के, तो यहाँ पे देखिए जोड़ने पर तो आएगा नहीं, इसको कैंसिल कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, समीकरण को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस से हो जाएगा प्लस और ये माइनस से हो जाएगा प्लस। 2x से 2x कैंसिल, 3 और 4 7y = 11 और 24 को जोड़ेंगे तो 35, y की वैल्यू आ जाएगी 35/7, 7 पंजे 35, यानी कि y का मान आ गया 5। इस y के मान को इस समीकरण 1 में रख देंगे तो ये आ जाएगा 2x + 3 × 5 = 11, तो ये हो गया 2x + 5 × 15 = 11। 2x = 11, ये 15 उधर जाएगा तो माइनस के 15, 15 में से 11 घटाए तो बचेंगे -4। 2x = -4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4/2, यानी कि -2। अब ये x का मान आ गया -2, x का मान -2, y का मान 5, दोनों ही वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे। y बराबर mx + 3, y का मान 5 बराबर m × x का मान -2 + 3 को उधर लेके जाएंगे, 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 -2m, m की वैल्यू निकालनी हो तो 2/-2, यानी कि -1। तो m की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई -1।
m की क्या वैल्यू आ गई, -1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले तो इस जो बट्टे में 8 है, इसको इस पूरी समीकरण को 8 से मल्टीप्लाई करके इस 8 को यहाँ से हटाते हैं, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब a गुणा c निकालते हैं। a गुणा c, a का मान है 16 और c का मान है 1, यानी कि 16 इसका आंसर हो जाएगा। और प्लस का 16 है, इसका मतलब जोड़ने पर d की वैल्यू आनी चाहिए। d की वैल्यू है 8। अब देखिए 16 के टुकड़े, 1 गुना 16, 2 गुणा 8, 4 गुणा 4। यहाँ पे हमें जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो किसको जोड़ने पर 8 मिल रहा है, 4 गुणा 4 को जोड़ने पर 8 मिल रहा है। इसका मतलब 4 4 इसके टुकड़े हो जाएंगे। लिख देंगे इसको 16x²। अब माइनस के 8 चाहिए, तो दोनों माइनस के होंगे तभी जुड़ करके -8 होंगे। तो -4x प्लस 1 बराबर 0। दोनों पदों में से 4x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा -1। अब यहाँ पे ये वैल्यू माइनस की है और यहाँ -1 बच रहा चाहिए, जबकि प्लस है तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे और -1 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हमको मिल जाएगी 4x प्लस का और माइनस का 1 बराबर 0। दोनों पदों में देखें तो 4x -1 कॉमन है, इधर से बच गया वापस 4x -1 बराबर 0। तो दोनों ही पद समान है, तो दोनों जो मूल होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 4x -1 बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा हमको 4x बराबर प्लस का 1, यहाँ से हमको x बराबर मिल गया 4। या फिर इस 4x -1 बराबर 0 रखे तो ये वापस मिल जाएगा 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, यानी कि x की दो वैल्यू आ गई, दोनों ही क्या है 1/4, 1/4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है? देखिए AP का पहला पद दे रखा है 11, सारवंतर D निकालें तो 8 - 11 बराबर -3। अब पूछ रहे हैं क्या इसका कोई पद 150 है? यदि कोई पद होगा तो वो n का पद होगा और an की वैल्यू होगी -150। चलिए an का फॉर्मूला लिख देते हैं। nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू -150 बराबर a का मान 11 प्लस n-1 को n-1 ही रहने देते हैं और d की वैल्यू आ जाती है -3। चलिए यहाँ पे 11 को इधर लेके आएंगे, -150 प्लस का 11 इधर आएगा तो -11 बराबर n-1 इंटू -3। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -161 बराबर n-1 इंटू -3। -3 से सिर्फ इधर भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 161 बटे -3 बराबर n-1। अब इसमें अगर भाग देना चाहे तो भाग पूरा पूरा यहाँ पे नहीं जाएगा, 161 में 3 का भाग यहाँ पे नहीं जाएगा। या इसको आगे भी अगर करें तो n की वैल्यू निकालना चाहें तो n बराबर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 161 बटे 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 161 प्लस 3 बटे 3, तो ये हो गया 164 बटे 3, 164 बटे 3। भाग देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 5 15 बच गया 1, 3 चौक 12 बच गए 2, यानी 54 सही 2/3, जो कि एक प्राकृत संख्या, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। अतः 150 जो है वो इसका -150 इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आप इसको
पॉज करके भी लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो अगर आपको कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी कि जो 17वां पद है A17, वो उसके 10वें पद A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। वैल्यू रख दो और उसका सारांतर D ज्ञात करना है। A17 का मतलब हो गया A प्लस 16D बराबर A10 का मतलब हो गया A प्लस 9D प्लस 7। पक्षांतरण करेंगे यदि इसको A प्लस 9D को, तो देखो A से तो A कैंसिल, 16D माइनस हो जाएगा 9D बराबर 7, और 16 में से 9 गए तो कितना आया, 7D बराबर 7। यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/7 बराबर 1। क्या पूछा था, D का मान पूछा था, तो D का मान कितना हो गया, 1। नेक्स्ट प्रश्न, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। रफ चित्र बना लेते हैं। PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, Q बराबर 70 डिग्री, QR बराबर 5.7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसे एक समरूप त्रिभुज में बदलिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज PQR की संगत भुजाओं का 3/5 के अनुपात में हो। रचना के पद भी लिखिए। चलिए सबसे पहले किस तरीके से चित्र बनाना है वो देखते हैं। सबसे पहले PQ बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। PQ बराबर 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। आप ये रचना जो है इसको मैं स्केल और उसकी सहायता से तो नहीं बता सकती, लेकिन आप चाहो तो आप इसको हाथों हाथ अभी इसको क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले P और Q मिलकर के PQ बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। फिर चांदे की सहायता से 70 डिग्री का कोण बनाना है। हाँ 70 डिग्री का, तो प्रकार से तो बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, चांदे की सहायता से 70 डिग्री का इस तरीके से कोण बना लिया। फिर प्रकार में भरना है 5.7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे प्रकार की नोक को रख करके 5.7 सेंटीमीटर पर एक चाप काट देंगे। जिस बिंदु पर ये चाप कटेगी उसको R नाम लिख देंगे और उसको P से R को मिला देंगे। इस प्रकार से ये एक त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। अब हमें इसके समांतर त्रिभुज की इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, PQ के समांतर एक PQ से न्यून कोण बनाती हुई एक अन्य रेखा खींचेंगे। हमें 3/5 के अनुपात में विभक्त करना है, यानी कि इस भुजा के यदि 5 टुकड़े करूं तो 5 में से 3 टुकड़े उस नए वाले त्रिभुज के पास होने चाहिए। तो हमें इसके टोटल कितने टुकड़े करने होंगे, 5। इस PX लिख देते हैं इसको नाम, PX के बराबर 5 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसको नाम दे देंगे P1, ये P2, ये P3, ये P4 और ये P5, और अंतिम भाग को इस Q से मिला देंगे। उसके बाद क्या करना है, अब जितनी जो ये रेखा खींची इसी के समांतर तीसरा हिस्सा यहाँ पर यानी कि P3 से इसके समांतर रेखाखंड खींचना है। समांतर रेखाखंड कैसे खींचते हैं, जितना कोण यहाँ बना है इतना ही कोण इस बिंदु पर बना लेना है। यहाँ पे प्रकार की नोक को रखेंगे P5 पर, और प्रकार को कुछ खोल करके और इस तरीके से चाप काट देंगे। सेम प्रकार को P3 पर रख करके इसी तरीके से चाप काट देंगे। उसके बाद प्रकार की नोक को इस पॉइंट पे रख करके यहाँ तक खोलेंगे, इन दोनों के बीच का खोलेंगे और उतना ही खोल करके यहाँ काट देंगे, और फिर इस प्रकार से ये एक इसके समांतर रेखा बन जाएगी। तो ये जो लाइन होगी ये 3:5 में इसको विभक्त करेगी, इस वाली लाइन को PQ को। अब क्या करेंगे, पुनः जो यहाँ पर कोण बना हुआ है जो PQR कोण बना हुआ है, PQR कोण के बराबर यहाँ पर भी कोण बनाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ वाली यहाँ अपनाएंगे और इसके समांतर इस लाइन के समांतर एक रेखा खींचेंगे, और इस प्रकार से ये इसको लिख देंगे R', इसको लिख देंगे Q'। तो इस प्रकार से PQ', R' एक समरूप त्रिभुज की रचना हो जाएगी। अब इसके रचना लिखनी है, तो रचना भी यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ, आप चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो। सबसे पहले क्या लिखना है, फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है, सर्वप्रथम PQ बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम PQ बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। फिर Q पर चांदे की सहायता से 70 डिग्री का कोण बनाया।
क्यू पर चांदे की सहायता से 70 डिग्री का कोण बनाया। क्यू से प्रकार में 5.7 सेंटीमीटर त्रिज्या भर करके बिंदु क्यू से एक चाप काटी। जिस बिंदु पर वो चाप मिली उस बिंदु को आर नाम दिया और पी को आर से मिलाया। इस प्रकार हमारा अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब हमको क्या करना है, इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना भी करनी है। तो फिर इसके लिए क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में, पी क्यू से न्यून कोण बनाती हुई पी एक्स एक रेखाखंड खींचा जिसके समान 5 भागों में बांटा। वो 5 भाग कौन कौन से हैं, पी पी वन, P1 P2, P2 P3, P3 P4, P4 P5। P5 को Q से मिलाया और P5 Q के समान एक अन्य कोण P3 Q डैश बनाया, यानी और फिर क्या किया, Q के समान Q डैश पर कोण बनाया और इस प्रकार हमारा PQ डैश R डैश एक समरूप त्रिभुज प्राप्त हुआ। इस तरीके से इसकी रचना कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और बिंदु बी को केंद्र मानकर 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त बनाइए और इस वृत्त पर बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं खींचिए। सबसे पहले ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। फिर बी को केंद्र मानते हुए प्रकार में 2.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरनी है और इस तरीके से वो 2.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी और इस तरीके से एक इसका रचना करनी है, किसकी, वृत्त की रचना करनी है। वृत्त बन गया। अब इस वृत्त पर बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचनी है, यहां से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा के लिए क्या करते हैं, जिस बिंदु से खींचनी होती है उसको केंद्र से मिला देते हैं, तो ऑलरेडी मिली हुई है। फिर उसका लंबवर्धक खींचते हैं। लंबवर्धक कैसे खींचा जाता है, इस ए बी रेखा के आधे से ज्यादा प्रकार को खोल लेते हैं। प्रकार की नोक को ए पर रख करके बी के यहाँ तक खोल के और इसको एक चाप प्रकार के नोक को ए पर ही रखना है, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काट देनी है। इसी प्रकार से बिंदु बी पर रख करके एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काट देनी है और इस तरीके से यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, ये एक लंबवर्धक बन जाएगा। अब ये एक बिंदु मिल गया हमको एम। इस एम बिंदु पर प्रकार की नोक को रखना है और एम ए त्रिज्या भर करके प्रकार में और यहाँ से हमें इस तरीके से एक वृत्त बना लेना है। अब ये जो नया वृत्त बन रहा है, ये वृत्त इस पहले वाले वृत्त को जिन दो बिंदुओं पर काटता है उसका नाम हो जाएगा T1 और T2। अब A को T1 से और A को T2 से मिला देंगे। इस प्रकार से A T1 और A T2 जो है स्पर्श रेखाएं खिंच जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, आकृति दे रखी है ये PQR। इस आकृति को देखते हुए tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना। देखिए ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये वाली जो भुजा है ये क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। अब इन दोनों, सबसे पहले तो हम ये तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका आगे कुछ करेंगे। कर्ण तो यही रहेगी। एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, एक भुजा हमको निकालनी है, मान लो ये x है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान है 13, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में एक्स का मान निकालना है, 169 माइनस 144, इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 25। तो एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर बराबर बचेगा 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये वैल्यू हमको मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब हमको क्या निकालना है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं। एक तो निकालना है tan P और माइनस कोट R। सबसे पहले तो यहाँ पे tan की बात करते हैं। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ पे है tan P, P की बात करें तो tan P ये रहा। इस कोण के लिए ये तो होगा आधार, कर्ण तो सदा जो है वही रहेगा और ये हो जाएगा लंब। जो भी कोण होता है वो जिस एक तो कर्ण के साथ बनेगा और दूसरी जो भुजा होती है वो उसका आधार कहलाती है। तो tan P के लिए लंब हो जाएगा x यानी कि 5 और आधार हो जाएगा 12, यानी कि tan P का मान हो गया 5/12। अब हमें निकालना है कोट R का मान। अब कोट R यहाँ पे है तो कोट की वैल्यू होती है आधार बटे लंब।
ये कोट आर की वैल्यू हो रही है, तो यहाँ पे ये आधार होगा और ये लंब बन जाएगा। तो कोट आर बराबर आधार हो गया x और लंब हो जाएगा 12, x का मतलब 5/12। तो कोट आर का मान हो गया 5/12 और टेन आर का मान भी, टेन पी का मान भी 5/12। दोनों की वैल्यू रख देते हैं, 5/12 माइनस 5/12, उत्तर कितना आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। 60, 30, 45 सब वैल्यू हम जानते हैं। इनकी कौन कौन से कोणों का मान हमें मालूम होता है, 0, 30, 45, 60 और 90। तो बस वैल्यू पुट करनी है। कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। अब सेक 30 का मान होता है 2/√3। उसके बाद टेन 45 का मान होता है 1। साइन 30 का मान होता है 1/2 और है कोस 30 का मान होता है √3/2। बस वैल्यू पुट कर देनी है सबकी सब। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, पांच कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान 1/2, तो 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा सेक 30 का मान 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर बटे साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और वैल्यू रखो तो वैल्यू भी रख सकते हैं, √3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं इन सबका। 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 बटे में 1/4 प्लस 3/4। अब ये तो हो गया 5/4 प्लस ये हो गया 16/3, 4 गुणा 4 16/3 माइनस 1 और बटे में ये हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। लघुत्तम ले लेंगे, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 12 में देंगे 4 का भाग तो 3 आएगा, 3 को 5 से गुणा किया तो 15 प्लस 12 में दिया 3 का भाग 4 आया, 4 को 16 से गुणा किया 16 चौक 64 माइनस 12 में 1 का भाग दिया 12 और 12 को गुणा किया 1 से तो 12। अब प्लस प्लस वालों को जोड़ दे और माइनस माइनस वालों को घटा दे, तो ये हो जाएगा 79 माइनस 12, 79 माइनस 12/12 घटा देते हैं। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6/12, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दिए हुए खर्च, दैनिक खर्च को दर्शाती है। दैनिक खर्चा 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 500, 350 और पारिवारिक संख्या दे रखी है 4, 5, 12, 2, 2। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ मध्य व्यय ज्ञात करना है, यानी कि इसका मध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम इसकी सारणी बना लेंगे। सबसे पहले लिखते हैं वर्ग, इसके बाद वर्ग के बाद लिखेंगे बारंबारता f, उसके बाद लिखेंगे x, पहले इतना करते हैं,
वर्ग हो जाएगा 100 से 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। बारंबार तो दे रखी है 4, 5, 12, 2, 2। सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं x का मान? इन दोनों का माध्य निकालते हैं, यानी कि 100 और 150 को जोड़ के 2 का भाग। तो 100 में 150 जोड़ेंगे, 100 प्लस 150 बराबर बटे 2, 100 प्लस 150 हो गए 250, 250 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 125। तो यहाँ पे आ गया 125। फिर 150 में 200 जोड़ेंगे तो आएगा 350, 350 में 2 का भाग देंगे तो 175, यहाँ लिख देंगे 175। अगर डिफरेंस इनमें इक्वल इक्वल है तो यहाँ भी उतने का ही डिफरेंस चलता जाएगा। तो देखो 125 में 50, यहाँ पे अंतर 50-50 का, तो यहाँ भी अंतर 50-50 का आएगा। फिर भी आप यहाँ पे करके देख लेना। 125 में 50 जोड़े तो 175, 175 में फिर 50 जोड़ेंगे तो 225, फिर 50 जोड़ेंगे तो 275 और फिर 50 जोड़ेंगे तो 325। अब देखिए डायरेक्ट अगर हम प्रत्यक्ष विधि से करें तो काफी बड़ी संख्या आ रही है। तो यहाँ पे हम कल्पित माध्य विधि से करेंगे। तो कल्पित माध्य के लिए हमें एक माध्य की कल्पना करनी होगी। ये हम माध्य की कल्पना यहाँ पे कर लेते हैं। माना कल्पित माध्य बराबर, यहाँ मान लेते हैं हम 225 को, 225। यहाँ पे हम निकालेंगे डी आई। डी आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। तो डी आई निकाल लेंगे। दो सौ पच्चीस में से 125 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा, मतलब x में से a घटाना है तो इधर से घटाना है, या फिर आप तो सीधा सिंपल यू याद रखो कि जो मध्य माना है उसको तो 0 रख दे, ऊपर सारे दोनों जो बच गए वो सब माइनस होंगे और नीचे दोनों प्लस होंगे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रश्न सही होना चाहिए, आप उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो 225 में से 125 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 100। 225 में से 175 घटाएंगे तो 50, यहाँ पे वापस 50 और यहाँ पे घटाएंगे 325 में से 225 तो 100। अब इसका पग विचलन विधि से कर लेते हैं। इन सब में 50 का भाग जाएगा तो h मान लेते हैं हम यहाँ पे 50। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं ui बराबर di बटे h। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 का भाग देंगे तो -2, यहाँ पे -1, 0, 1 और 2। 50 का भाग देके लिखना है। फिर लिखना है ui इंटू एफ आई, ui गुणा एफ आई, यानी कि ये -2 का गुणा करेंगे -4 के साथ तो -8, -1 का 5 से गुणा करेंगे तो -5, 0 को गुणा करेंगे 12 से तो 0, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब इन सब का योग करना है हमको। तो योग के लिए अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो -8 और -5 मिलकर के होते हैं -13 और ये दोनों मिलकर के होते हैं +6। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये उत्तर आएगा -7। और अगर यहाँ पे एफ आई को जोड़ते हैं तो ये हो गया 4 और 5 9, 9 और 4 13 और 12 25। पहले ही ऊपर भी लिखा हुआ है 25 परिवारों का व्यय दिया हुआ है। अब इस विधि का जो फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा h। मान रख देते हैं इस फॉर्मूले में। a का मान हमने कितना माना है? 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई आ गया माइनस के साथ बटे सिग्मा एफ आई 25 और गुणा इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 50-50 का डिफरेंस है तो गुणा 50। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, कितना आ गया? 225 और ये माइनस को गुणा करेंगे तो -7 दूनी 14, घटाएंगे तो 15, 5 में 4 गए 1, 15, 200 1, 5 में 4 गया 1,
2 में से 1 गया 1 और 211, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 211, यानी कि भोजन पर माध्य व्यय जो है वो 211। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। आयु वर्ग दे रखा है, रोगियों की संख्या दे रखी है। अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट सूत्र लिख देती हूँ। सबसे पहले तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। बहुलक निकालना है तो सबसे पहले बहुलक वर्ग चाहिए हमको। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, सबसे अधिक बारंबारता देखो कौन सी है, तो सबसे अधिक बारंबारता है 23, तो ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। L होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये हो गई 35, प्लस F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होती है बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता और F2 होती है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। तो F1 हो गया 23 माइनस F0 हो गया 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस 21 माइनस 14 गुणा H का मान, दोनों के बीच में डिफरेंस 10। हल करेंगे इसको, दिया जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 गए तो 2 बचे, भाग में 23 दूनी 46 माइनस, दोनों माइनस के हैं जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 और गुणा 10। ये आ जाएगा 35 प्लस 2 बटे, अब 46 में से घटाएंगे अगर हम 35 तो बचेंगे 11 गुणा 10, ये हो गया 20 बटे 11, यानी कि 35 प्लस 20 बटे 11। इसको हल करेंगे तो 35 प्लस 11 का भाग देंगे 20 में, तो 11 एकम 11 बच गए 9, 11 8 88 पॉइंट, यानी कि 1.8, तो इसका आंसर हो जाएगा 36.8। ये इसका क्या हो जाएगा बहुलक। नेक्स्ट प्रश्न। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा कर दिया जाए तो सिक्के गिरने पर परिणाम सांप्रायिक परिणाम जो है सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का। 2 प्रश्न पूछे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं सिक्कों की संख्या और एक तरफ पैसे, मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 5 रुपए के 10 सिक्के। टोटल कितने सिक्के हो गए, 50 60 70 80, 180 सिक्के हो गए टोटल। 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के। अब टोटल परिणाम तो कितने हो जाएंगे 180। अब कह रहा है कि क्या प्रायिकता होगी कि जो सिक्का गिरता है वो 50 पैसे का है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी कुल परिणाम 180 और अनुकूल परिणाम 100। यदि इसको काट पीट के करें तो 10 0 से 0 कैंसिल, काट देंगे 2 से, 2 पंच 10 और 9 दूनी 18, यानी कि 5 बटे 9। सेकंड प्रश्न इसका क्या है, 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, तो 5 रुपए के हैं कितने, हैं 10, तो बाकी सारे नहीं होंगे, तो कितने हो गए टोटल अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो गए 180 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 170। 170 तो हो गए अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम 180, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि 170 बटे 180, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया 17 बटे 18। और इसी के साथ पार्ट बी खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सी को पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आएंगे। यदि प्रश्न समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।